बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। कोई भी चीज़ जो हमारे पास अंडर स्टडी अंडर कंसिडरेशन होती है उसको हम सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा जितना भी जो पार्ट होता है, एनवायरनमेंट होता है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। अब सिस्टम और सराउंडिंग में सिर्फ थोड़ा सा एक बाउंड्री का डिफरेंस होता है। उस बाउंड्री को हम इमेजिनरी भी कह सकते हैं, या फिर आप रियल जो है, रियल में उसकी जो इनर साइड पे जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं, आप उसको भी उसकी बाउंड्री कह सकते हो। बहरहाल कंक्लूजन ये है कि जो सिस्टम होता है वो अंडर स्टडी या फिर अंडर कंसिडरेशन जो भी पार्ट होता है ना, उसको हम सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जो है उसको किसी पर्पज़ के हवाले से जो है ना उसको स्टडी कर रहे हो, एक बीकर के अंदर आपने उसका सॉल्यूशन लिया हुआ है, तो सिर्फ वो जो सॉल्यूशन होगा उसको हम सिस्टम कहेंगे। इसके अलावा जो कंटेनर या फिर जो बीकर आपने जिसमें उसको डाला हुआ है सॉल्यूशन को, वो भी सब कुछ क्या होगा, सराउंडिंग में भी ही शामिल होगा। सिस्टम सिर्फ वही पार्ट होता है जो एक पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा हो, एक्सपेरिमेंट या फिर जो अंडर कंसिडरेशन होता है। एनीवेज हम इसको देखते हैं कि बुक में क्या कहा गया है कि इन केमिस्ट्री एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी में आल्सो बी कॉल्ड अ सिस्टम। कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज जिसको हम कह सकते हैं, जिसको स्टडी किया जा रहा हो, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। The chemical reaction include reactants, products, catalyst, solvent and anything else which is important to study this reaction। वो कह रहा है इसके अंदर रिएक्टेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी, कैटलिस्ट या फिर सॉल्वेंट या फिर एनीथिंग एल्स, कोई भी और चीज़ जिसको जो रिएक्शन के अंदर इम्पोर्टेंट हो, जो रिएक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रही हो, उसको क्या कहते हैं, वो सिस्टम के अंदर कंसिडर किया जाता है। एवरीथिंग एल्स विच डज नॉट फॉल इन दिस सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर बॉइलिंग वाटर इन द बीकर, अगर आप किसी बीकर के अंदर वाटर को बॉयल कर रहे हो, द वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी कॉल्ड अ सिस्टम। सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हम सिस्टम कहेंगे, वाइल एवरीथिंग सराउंडिंग दिस लाइक बीकर, बर्नर etc विल बी कॉल्ड द सराउंडिंग। इसके अलावा जो भी चीज़ होगी उसको हम सराउंडिंग में शामिल करेंगे। When energy is transferred from surrounding to the system, the change is called endothermy। जब एनर्जी जो है सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही हो, यानी कि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा हो या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, तो मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर अंदर की तरफ एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि सिस्टम जो है अपनी तरफ ले रहा है। एंड इट हैज़ पॉजिटिव साइन, और इसका साइन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। अब आप इसको इस हवाले से याद रखो कि जब सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी तब उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। सिस्टम के हवाले से आपने इसको याद रखना है, जब सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो उसकी जो साइन होगा उसका पॉजिटिव होगा, और जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, यानी कि हीट जो है ना बाहर निकाल रहा होगा, यानी कि सिस्टम से हीट बाहर मूव कर रही होगी, एक्सोथर्मिक जिसको हम कहते हैं, तब उसका साइन नेगेटिव होगा। When the energy is transferred from system to the surrounding, जब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी, the change is called exothermic। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, थर्म का मतलब होता है हीट, हीट जो है ना आउटसाइड द सिस्टम जा रही है। एंड इट कैरीज आ नेगेटिव साइन, और इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ फॉर कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मच मोर। वो कह रहा है यही एनर्जी जो है केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो इवॉल्व होती है, यानी कि रिलीज होती है, हम उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, लाइटिंग एट्सेट्रा, ये सारा इसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं, और इन्हीं से जो एनर्जी यूज़ बाहर एग्जिट कर रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है, उसको हम अपने डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे फिगरेटिवली थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है कि
ये हमारे पास मिसाल के तौर पर ये सारा क्या है, सिस्टम है, और ये उसकी बाउंड्रीज हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर के अंदर नज़र आ रही हैं। आप यूँ सपोज कर लो कि ये बाउंड्री है। बाउंड्री कहते हैं कि ये रियल भी हो सकती है या फिर इमेजिनरी भी हो सकती है। यानी कि जो बाज़ लोग कहते हैं कि कंटेनर की इनसाइड में जो वॉल्स होती हैं, आप इवन के उसको भी क्या किया जाता है, सराउंडिंग के अंदर शामिल किया जाता है। तो मतलब सिस्टम और यानी कि जो उसका लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उसके दरमियान और जो कंटेनर के दरमियान एक इमेजिनरी लाइन जो होती है, जो बाउंड्री होती है, हम उसको बाउंड्री कह सकते हैं। नेक्स्ट ये सराउंडिंग को शो कर रहा है। अब देखो सराउंडिंग से हीट जो जब सिस्टम में एंटर हो रही है तो उसको एंडोथर्मिक कहा गया है, और जब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है तब उस चेंज को एक्सोथर्मिक चेंज कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज दी है छोटी सी कि डज बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज। ये उबलता हुआ पानी जो है ये किसकी मिसाल है, एंडोथर्मिक की है या फिर एक्सोथर्मिक की है। अब आप अगर गौर करो कि जब पानी बॉयल हो रहा होता है तो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि वो सिस्टम जो है यानी कि वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है हीट को। तो वो हीट कहाँ से जा रही होती है, सराउंडिंग से, ऑब्वियसली सराउंडिंग से उस सिस्टम की तरफ मूव कर रही होती है, यानी कि सिस्टम की अपनी एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक चेंज कहेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर कौन सी टाइप की एनर्जी जो है ना ट्रांसफर हो रही होती है, ऑब्वियसली हीट एनर्जी ही है। तो मतलब क्या है कहने का कि इसका आंसर बनेगा कि बॉइलिंग वाटर जो है ना बीकर के अंदर ये एंडोथर्मिक की मिसाल है, क्योंकि ये हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और जो ये हीट की जो एनर्जी की जो टाइप है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है होती है वो कौन सी है, थर्मल एनर्जी है। तो इसका आंसर कुछ यूँ बनेगा कि बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन चेंज बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट। द फॉर्म ऑफ द एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड इज अ थर्मल एनर्जी। जो एनर्जी की फॉर्म ट्रांसफ़र हो रही है वो कौन सी है, थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी, यानी कि फ्रॉम सराउंडिंग टू वाटर, जो कि सराउंडिंग से वाटर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी जो है ना किसी सिस्टम का जो टोटल उसकी हीट होती है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। मतलब क्या है कि जो वाटर के, या फिर इसकी अगर मैं मिसाल दूँ, वाटर के मॉलिक्यूल हीट होने से पहले अगर मैं सिंपल बात करूँ कि सिंपल वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास जो हीट एनर्जी होती है उसको हम उसकी एंथैल्पी कहते हैं। जब आप उसको हीट अप करते हो तो मतलब उसकी एंथैल्पी को आप क्या इंक्रीज कर रहे हो। तो क्या हो गया कि द टोटल अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब ये अहम बात है कि किसी सिस्टम की जो है ना हीट एनर्जी जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर मौजूद होती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 360 मिलीमीटर ऑफ प्रेशर पे, इसको हम हीट कंटेंट कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जो वाटर है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने उसको देखना है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखना है, बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है उस पर देखना है, ना कि वो उबलता हुआ पानी जो है उसकी जो हीट कंटेंट होगा वो उसकी रियल एंथैल्पी नहीं होगी, बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उसका टेम्परेचर होगा, जो उसका हीट कंटेंट होगा, हीट एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर होगी, हम उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। तो मतलब क्या है कहने का कि ये जो कंडीशंस हैं ये लिखना लाजमी है। अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछता है एंथैल्पी की और आप लिख देते हो कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, तब आपको सिर्फ 1 नंबर मिल सकता है, क्योंकि आधी बात कर रहे हैं आपको ये बात लिखना लाजमी है। तो ये लिखने से आपकी डेफिनेशन जो है वो 100% क्लियर होगी और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। एंथैल्पी इज द मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर एंथैल्पी जो है वो क्या है, एनर्जी की मेजरमेंट है। एनर्जी जो है उसकी मेजरमेंट को हम एंथैल्पी कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट होता है, सिस्टम का जो भी हीट कंटेंट होता है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय H। अब इसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है। while the change in enthalpy which a system undergoes is represented by delta H।
डेल्टा जो है ना चेंज को जाहिर करता है। तो जब एंथैल्पी में चेंज को हम मेजर करते हैं तो उसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। द टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। ये एक अहम पॉइंट है कि कभी भी किसी सिस्टम की टोटल एंथैल्पी को आप मेजर कर ही नहीं सकते। However, the change in enthalpy delta H यानी कि brought about in a system can be measured comparatively easily। अलबत्ता उसके अंदर जो तब्दीली आई है आप उसको मेजर कर सकते हो। इन केमिस्ट्री द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन यानी कि डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज। ये एक ऐसी एंथैल्पी चेंज है when the reactants in their standard state undergo the reaction to produce the products in their standard state। अब मज़े की बात यहाँ पे थोड़ा सा इसको माइंड में रखने की ज़रूरत है, आपके लिए नई बात है। वो कह रहा है कि जो एंथैल्पी चेंज यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी है किसी रिएक्शन की, वो क्या होती है कि जब रिएक्टेंट्स, कौन से रिएक्टेंट्स जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होते हैं यानी कि अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर मौजूद हैं इस कायनात के अंदर, उस कंडीशन से जब वो कोई ऐसे प्रोडक्ट पैदा करते हैं जो कि वो भी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर ही होते हैं, तब उस एंथैल्पी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी बात करूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड फिर ऑक्सीजन ये दोनों मिले कार्बन डाइऑक्साइड बने। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि ये गैसियस स्टेट के अंदर पाई जाती है। अब ऐसा पॉसिबल है कि आप इसको लिक्विड स्टेट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो और इसको सॉलिड भी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर वगैरह का कॉन्सेप्ट है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो या फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, स्टेट्स जो हैं इनकी मैटर की, वो चेंज होती रहती है ना। तो वो कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड उसकी कंडीशन होती है यानी कि जो उसकी रियल लाइफ के अंदर उसकी स्टेट है उसके अंदर होना उसके लिए लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप लिक्विड ऑक्सीजन ले लो, जिस रिएक्शन के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ किया जा रहा होगा उसकी एंथैल्पी जो होगी वो कभी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं होगी। या फिर जो रिएक्टेंट्स हैं वो तो आप स्टैंडर्ड की कंडीशन के अंदर ले लो, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा हो वो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर ना हो, यानी कि अगर वो रियल लाइफ के अंदर गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको बना जब रहे हो तो वो लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट के अंदर है, तब वो उसका जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कभी भी उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है कि जब जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में होकर रिएक्ट करें और बदले में ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में ही अवेलेबल हो। This quantity is called standard enthalpy change at the heat of the reaction at constant pressure। इसको क्या कहा जाता है? standard enthalpy change या फिर heat of the reaction कहा जाता है। The reaction in this system is thus exothermic। अब इसकी बात कर रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो नेगेटिव साइन, इन साइंस को ही अंदाज़ा लगाते हैं कि साइंस को देखते हुए कि रिएक्शन आया कि एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक का मतलब इसने हीट जो है ना इवॉल्व की है यानी कि रिलीज की है। तो मतलब क्या हुआ, इज दस एक्सोथर्मिक इवॉल्विंग 566 किलो जूल ऑफ द हीट एनर्जी विच इज गिवन टू द सराउंडिंग। अब इस रिएक्शन के नतीजे में 566 किलो जूल ऑफ द एनर्जी जो है ना सिस्टम से रिलीज हुई है, किसमें, सराउंडिंग में। हाउ इज द एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम द हीट। पूछ रहा है कि एंथैल्पी जो है वो हीट से किस तरह डिफरेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना ये अक्सर MD-CAT वगैरह में पूछे जाते हैं। तो पिछला जो स्टोशियोमेट्री वाला था चैप्टर उसको भी आपने बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर बल्कि सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही थे जो कि MD-CAT के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आगे आपने अगर प्री मेडिकल रखना है तो आपको उन चैप्टर के ऊपर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब हीट की ये खसूसियत है कि वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको इस डेली लाइफ की एग्जांपल दूं कि चाय अब आप जब रख के जाते हो तो उसमें से जो है ना एक स्टीम सी निकल रही होती है। मतलब कि वो जो उसकी हीट होती है, क्योंकि उसकी हीट ज़्यादा होती है ना, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कम होता है। सराउंडिंग में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनका टेम्परेचर कम होता है।
तो क्या होती है, उस हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट यानी कि टी से जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है बाकी के सराउंडिंग के अंदर। तो यही वजह होती है कि जब आप कभी चूल्हा वगैरह जलाते हो तो हीट अप क्यों हो जाता है इन्वायरमेंट सराउंडिंग, कि वो जो हीट की एक खसूसियत है कि वो अपने हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। वी मेयर हीट इन जूल्स, हम जूल्स के अंदर जो है ना हीट को मेयर करते हैं। अब जूल जो है ना ये एनर्जी का एक यूनिट है, तो हीट भी दरअसल क्या है, एनर्जी की ही फॉर्म है, तो इसलिए इन दोनों का यूनिट जो है ना वो सेम ही है। हीट इज व्हाट वी कॉल द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, दरअसल हीट जो है ना थर्मल एनर्जी का दूसरा नाम भी आप कह सकते हो। कंट्रेरी टू दिस, एंथैल्पी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम, इसके बरक्स वो कह रहा है कि एंथैल्पी जो है ना वो सिस्टम का एक अहम तरीन हिस्सा है, सिंस इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट सिस्टम, चूँकि ये क्या करता है, उस सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मौजूद होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इट्स केमिकल कंपोजिशन, उस जो सिस्टम है उसकी कंपोजिशन क्या है, एंड इट्स स्ट्रक्चर, और उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब ये एंथैल्पी की एक ऐसी खासियत है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये एंथैल्पी डिपेंड करती है। हीट इज़ नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम, जबकि हीट जो है ना वो सिस्टम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इतना एसेंशियल पार्ट नहीं है जितना कि एंथैल्पी है। इट जस्ट कम्स एंड गोज, ये सिर्फ और सिर्फ या तो एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर रिलीज हो जाता है। When heat leaves और enters the system, जब हीट जो है ना किसी सिस्टम के अंदर दाखिल होती है या फिर उसको लीव करती है, छोड़ के जाती है, इट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ एंथैल्पी, ये उसके एंथैल्पी के अंदर जो तब्दीली आती है उसका बायस बनती है बस। एट द कांस्टेंट प्रेशर द एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, किस चीज़ के बराबर है, जो हीट इवॉल्व हुई या फिर हीट एब्जॉर्ब हुई उसके बराबर होता है। मतलब क्या हो गया इस बात का कि जो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब जो एंथैल्पी चेंज है यानी कि डेल्टा एच के सिस्टम का अगर आप निकालना चाहो तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, जितना उस सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है या तो एब्जॉर्ब किया है उसके बराबर, या फिर उसने जितना हीट जो है ना रिलीज की है, एवॉल्व की है, या फिर उसके बराबर होता है। तो ये था हमारे पास जो है ना एंथैल्पी के बारे में सारा टॉपिक। और नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि कैन एनर्जी बी ट्रांसफर्ड इन अ फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वो कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या जो हमारे पास एनर्जी है हीट के सिवा किसी दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र कर सकती है? तो जी हाँ, ये ट्रांसफ़र हो सकती है। ये लाइट की फॉर्म में, इसके रेडिएशंस की फॉर्म में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो क्या बनेगा कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म अदर देन हीट। मैं ज़रा इसको यहाँ पे क्लियर करके लिख दूँ, शो आ रहा है कोई। बहरहाल आप इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म अदर देन हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन सच एज लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट आपने लिखना है कि ये या तो लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो ग्लो स्टिक्स होती हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है ना वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कहता है कि वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की एंथैल्पी जो है ना उसको हम क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते? अब ये मज़े की बात है कि हम किसी भी सिस्टम की जो एब्सोल्यूट एंथैल्पी होती है उसको कभी भी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंथैल्पी होती है ना वो उस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, जो कि उसके एटॉमिक या फिर जो उसकी मॉलिक्यूलर मोशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और जो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि किसी सिस्टम के अंदर या फिर जो उसके एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन है या उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है हम उसको मेजर कर सकें। तो इसलिए जैसा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, जो कि उनकी टोटल इंटरनल एनर्जी होती है,
इसी तरीके से उनकी एंथैल्पी को मेजर करना भी पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसमें जो एंथैल्पी चेंज आता है सिर्फ और सिर्फ उसको मेजर करते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर भी यही बनेगा कि जो ये लिख दिया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम की एब्सोल्यूट एंथैल्पी जो है ना उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एंथैल्पी इंक्लूड्स टोटल इंटरनल एनर्जी। उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है उस एंथैल्पी में शामिल होती है। अब जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, विच डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मोशन, जो कि उस सिस्टम के एटम्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी मोशन पर डिपेंड करती है। दैट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली मेजर नहीं किए जा सकते। इंस्टेड इसकी बजाय वी कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज बिटवीन द टू सिस्टम। हम दो सिस्टम के दौरान जो है एंथैल्पी चेंज जो होता है उसको मेजर करते हैं, विच टेल्स अस हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। इसकी वजह से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि कितना हीट जो है ना वो एब्जॉर्ब हुई है या फिर रिलीज हुई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने एंथैल्पी को भी देखा और पीछे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का जो डिफरेंस था उसको भी देखा हमने। उम्मीद है आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।